नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 32 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और बहुत ज़्यादा काम हो जाने के कारण मैं आपको वीडियो समय पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कल मेरा लास्ट वर्किंग डे है मेरे स्कूल में, तो मैं प्रॉपर आपको 1 से 2 वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी। तो हमारी और आपकी स्टडी लगातार जारी रहेगी और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्नावली 32 में मैंने जिस पद को लिया है, जिसकी व्याख्या करनी है, तो उससे संबंधित मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ नए पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें जोड़े हैं। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि बोर्ड केवल पद्यांश, संदर्भ या प्रसंग ही नहीं पूछेगा अब की बार, या शब्दों के अर्थ ही नहीं पूछेगा, बल्कि पद्यांश में कुछ और नए फीचर्स भी वो पूछने के लिए सोच रहा है। इस मिली सूचना के अनुसार जो पॉइंट्स हमें अपनी रेखांकित अंश की व्याख्या में बढ़े हुए मिले हैं, उनका मैं अब आपके सामने जिक्र करूंगी। तो बच्चों, हमारा जो पद्यांश था किलकत काना घुटनों आवत, वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके 3 पॉइंट्स में आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जा सकती है। मैं तीनों को ही यहाँ पर व्याख्या में लेकर आऊँगी। और यहाँ जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था कि पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनमें पद्यांश का संदर्भ होगा, या पद्यांश का प्रसंग पूछा जा सकता है, या पद्यांश में आए हुए थोड़े कठिन शब्दों के अर्थों को पूछा जा सकता है। तो अन्य जिन पॉइंट्स के विषय में मैं अब आपसे बात करने वाली हूँ कि बोर्ड विचार कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में अन्य प्रश्नों को भी पूछने के लिए जोड़ा जाए, तो उसमें पद्यांश का जो नंबर 1 पर आ रही है बात, वह है पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य। तो पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आपके लिए नया शब्द हो सकता है, नया वाक्य हो सकता है, किंतु इसके तहत क्या होगा कि आपने पद्यांश में जो आप एक अंश को व्याख्या कर रहे हैं उसमें क्या विशेषता है, जैसे मैं इस पॉइंट को आपको पद्यांश के जरिए ही क्लियर करके बताऊंगी। नंबर 2 पर जो पूछने की सबसे ज़्यादा मतलब जरूरी पॉइंट्स माने जा रहे हैं, उनमें रस का प्रयोग पूछा जा सकता है कि बताइए इस पद्यांश में किस रस का प्रयोग हुआ है ना। इसके बाद आप आ रहे हैं अलंकार। अलंकार भी पूछा जा सकता है, और गुण पूछा जा सकता है कि प्रसाद है, माधुर्य है ना। तो इन सब चीज़ों पर आप जरूर फोकस करें। और भाषा, तो हमारे पास 5 पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल नए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आए हैं। आज का जो पद्यांश मैं आपको व्याख्या करके दिखा रही हूँ, उनमें मैंने प्रत्येक 2 पंक्तियों के काव्य सौंदर्य के साथ रस का प्रयोग, अलंकार, गुण और भाषा इत्यादि को इस पद्यांश में रेखांकित अंश के साथ साथ ऐड किया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप गर्मियों की छुट्टी में मेरे साथ लगातार अपनी स्टडी में बने रहेंगे। और अब मैं जो जो बताती जा रही हूँ उसे आप एक एक बार रिवीजन भी करते चले, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, और क्योंकि हमें अन्य सब्जेक्ट्स की भी स्टडी करनी है, तो और सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेकर आने हैं और सबको हमें बराबर समय देना है। देखिए, कोई बच्चा यदि मेरिट में आ रहा है और उसके परसेंटेज 90% आई है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके भी 90% होते हैं, लेकिन वो मेरिट में ही नहीं होते। तो कभी कभी दिमाग में ये बात बच्चों के आता है कि यार इतने ही हमारे भी हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो 90% वाला बच्चा है, उसके
6 के 6 सब्जेक्ट में बराबर नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी में 80 हो गए, किसी में 75 हो गए, किसी में 95 हो गए। उसका जो प्रत्येक सब्जेक्ट का स्कोर होता है वो बिल्कुल इक्वल टाइप होता है। तो इससे क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि मेरिट में वो बच्चा आ रहा है जो प्रत्येक सब्जेक्ट पर अपना पूरा ध्यान रख पाया है, पूरा ध्यान फोकस कर पाया है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और सब्जेक्ट्स में तो अच्छे नंबर आ गए। या एसएसटी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैथ में अच्छे नंबर है, साइंस में अच्छे नंबर है। नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट पूरी तवज्जो के साथ पढ़िए ताकि 6 के 6 सब्जेक्ट में जो नंबर हैं वो बराबर रहें। तो इस तरीके से आप मेरिट में आ जाएंगे। इस गलती को बिल्कुल ना करें कि हिंदी तो हम तभी पढ़ लेंगे या एसएसटी तो हम तभी पढ़ लेंगे। तो दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आप साइंस के हैं या वाणिज्य के हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम अपने रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 32 में रेखांकित अंश यानी कि जो 2 पंक्तियां हमने ली हैं, मणि में कनक नंद के आंगन, ठीक है ना, तो इसकी जो व्याख्या है वो ऐसे शुरू हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि अब जो नए हमने पॉइंट्स लिए हैं इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा, रस, गुण, अलंकार इत्यादि, उन सबको मैंने इंडिकेट किया है इन 2 ही पंक्तियों का। ये इन 2 ही पंक्तियों का सारा मटेरियल है, किसी और का नहीं है। पूरा तो बहुत बड़ी व्याख्या होती है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट्स पड़ा है येलो कलर की। देखिए, आपको अंदर जो है बोर्ड की परीक्षा में हाइलाइटर नहीं ले जाने दिया जाएगा, बस केवल आप स्केच पेन ले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैंने लिखा, मैं अपने बोर्ड के पेपर्स में भी हमेशा हाई स्कूल से लेकर और बीएड तक हमेशा इसी तरीके से अपने कॉपी को करके आई हूँ। तो मैंने हमेशा टॉप किया अपनी कक्षाओं को। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं व्याख्या। तो इसकी व्याख्या को जरा भाव के साथ पढ़े। महाकवि सूरदास प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मनोहारी छवि को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि नंद बाबा का आंगन सोने से बना हुआ है, वह उसमें मणियाँ जड़ी हुई है जगह जगह। श्री कृष्ण जब घुटनों के बल आंगन में चलकर आते हैं तो उन मणियों में उन्हें अपना प्रतिबिंब आंगन के चारों ओर दिखाई पड़ने लगता है। नन्हे बालक कृष्ण कौतूहलवश उन मणियों में चमक रही अपनी छवि को पकड़ने के लिए मणियों की ओर तेजी से घुटनों के बल गुडलियों चलते हुए दौड़ लगा रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, तो ये बड़ा भावपूर्ण है, लेकिन आप यही उतारिए, यही पूरा पोर्शन आप उतार लीजिए। वीडियो को बार बार रोक कर उतार सकते हैं और बिल्कुल बिना घबराहट के उतार सकते हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम इसके काव्य सौंदर्य पर बात कर लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य अर्थात इस पद्यांश में आपको क्या अच्छा लगा या इसमें ऐसा क्या है जिसने इसका सौंदर्य बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर महाकवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, कोई बच्चा यदि आंगन में, छोटा बच्चा है, अभी गुडलियों चलना सीख रहा है, उसे अपनी परछाई ही दिख जाए तो उसे दौड़ रहा है, पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ पा रही है, तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। दूसरा जो सौंदर्य है वह है श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा का महाकवि सूरदास ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। अब हम यहाँ इसके 4 अन्य जो पॉइंट्स बने हैं वह भी देख लेते हैं। तो इस पूरे पद्यांश की या इन पंक्तियों की जो भाषा है वह ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो महाकवि तो सूरदास ने इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता को दर्शाया है। गुण, प्रसाद और माधुर्य। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं इस पद को तो बड़ा मधुरता का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण का जो है प्रादुर्भाव है। और अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो हमारा रेखांकित अंश है वह नए पॉइंट्स के साथ मैंने पूर्ण कर दिया है और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पूरे के पूरे को ऐसे के ऐसे ही अपने रजिस्टर में
ऐड कर लेंगे। कल का जो रेखांकित अंश होगा 33वीं प्रश्नावली का, वो तैयार है, किंतु पढ़ाऊँगी इसे मैं कल, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे और अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। और यदि वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही हो तो अन्य बच्चों में भी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों से भी कहिए, ताकि सभी बच्चे हिंदी भाषा से संबंधित जो भी मैं करवा रही हूँ उसका लाभ उठाकर अच्छे नंबरों से पास हो सकें। धन्यवाद।